हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं पूजा आप सभी का स्वागत करती हूँ एक्टिव एग्ज़ाम 91 चैनल में। तो जैसा कि आप जानते हैं बायोलॉजी की स्पेशल क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं। आप सभी लोग जल्द से जल्द क्लास को ज्वाइन करें और अपनी प्रिपरेशन को, अपनी तैयारी को बूस्ट करें। ओके, तो ये क्वेश्चंस उन सभी एस्पायरेंट्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं जो लोग EMRS TGT PGT बायोलॉजी की तैयारी कर रहे हैं। इसके साथ साथ UP TGT PGT जिसका एग्ज़ाम आपको मे बी लास्ट दिसंबर या फिर जनवरी में देखने को मिल सकता है, और आपकी आने वाली वैकेंसी दैट इज़ LT और GIC, इन सभी एग्ज़ाम्स के लिए ये बायोलॉजी के क्वेश्चंस बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आज की क्लास की खुशखबरी क्या है, आज की क्लास की खास विशेषता क्या है? तो ये है कि आपको यहाँ पर अब क्वेश्चंस दोनों लैंग्वेज में मिलने वाले हैं, हिंदी एंड इंग्लिश, है ना। अब आप इंग्लिश के साथ साथ हिंदी में भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। तो टेंशन फ्री हो जाइए आप और फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और डेली लगातार अपनी प्रैक्टिस को जारी रखिए। मैं बता दूं, फर्स्ट ऑफ ऑल सभी एस्पायरेंट्स जो लोग बीएड प्रवेश परीक्षा 2024 की तैयारी कर रहे हैं और जिन लोगों ने साइंस स्ट्रीम, जो लोग साइंस स्ट्रीम के हैं, जिन लोगों को साइंस से बीएड प्रवेश परीक्षा देनी है, उनके लिए भी ये क्लास बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। देखिए आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़ेंगे और आंसर करने की कोशिश करेंगे। Which of the following is not a viral disease of man? ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन में इनमें से कौन सी वायरल डिजीज़ नहीं है, है ना, यानी कि विषाणु जनित रोग नहीं है। whooping cough, इन्फ्लुएंजा, स्मॉल पॉक्स या फिर रेबीज। और यहाँ पर आप जो लोग हिंदी मीडियम वाले हैं वो अच्छे से हिंदी में क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य का विषाणु रोग नहीं है? काली खांसी, इन्फ्लुएंजा, चेचक या फिर रेबीज। सो अगर हम बात करें यहाँ पर whooping कफ की, तो whooping कफ एक आपकी बैक्टीरियल डिजीज़ है जो कि बॉर्डेटेला परटूसिस से होती है। बॉर्डेटेला परटूसिस से होती है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, whooping कफ। क्लियर? जबकि इन्फ्लुएंजा, स्मॉल पॉक्स और रेबीज़ की बात करें तो ये तीनों ही वायरल डिजीज़ हैं जो कि वायरस के इन्फेक्शन से होती हैं। रेबीज़ वायरस डॉग के सलाइवा में प्रेजेंट होता है, ठीक है, डॉग की सलाइवा में होता है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए, whooping कफ, जिसे हम काली खांसी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ट्रोफोजोइट्स ऑफ एंट अमीबा हिस्टोलिटिका रिप्रोड्यूस बाई। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका के ट्रोफोजोइट्स के पुनरुद्ध भवन को या पुनरुद्ध उत्पादन किसके द्वारा होता है ना। तो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका एक प्रोटोजोअन्स है ना, जो कि एंट एमोबाइसिस कॉज करता है, हमारी इंटेस्टाइन को इफेक्टेड करता है, जिसे हम डिसेंट्री कहते हैं। तो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका की जो लाइफ साइकिल में हमको ट्रोफोजोइट स्टेज देखने को मिलती है। तो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका किसके थ्रू, किस प्रोसेस के थ्रू या किस मेथड्स के थ्रू ट्रोफोजोइट्स को प्रोड्यूस करते हैं? कॉन्जुगेशन, ऑटोगेमी, बडिंग या फिर बाइनरी फिशन द्वारा। बताइए। संयुग्मन, ऑटोगेमी,
नवोदित या फिर बाइनरी फिशन। नवोदित यानी कि आपकी बडिंग की बात हो रही है, बडिंग। मुकुलन, जिसे हिंदी में से क्या कहते हैं, मुकुलन, ये था मुकुलन। बताइए, सभी लोग आंसर करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए डियर पेरेंट्स, यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर डी, बाइनरी फिशन। यहीं पर अगर आपसे पूछा जाता एंट अमीबा जिंजीविलिस, तो एंट अमीबा जिंजीविलिस पायरिया को कॉज करता है। ये हमारे टीथ के गम्स को इन्फेक्टेड करते हैं, है ना, जो कि पायरिया डिजीज को कॉज करते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3, अ मेथड ऑफ सेल डिवीजन विच इज कैरेक्टराइज्ड बाय द एग्जैक्ट क्रोमोसोम डुप्लीकेशन इज। सेल दो तरीके की डिवाइड करती हैं, हम सभी जानते हैं। अगर जनरली बात करें तो जो सेल्स हैं वो दो तरीके से डिवाइड करती हैं, माइटोटिक डिवीज़न, है ना, या इसे हम माइटोसिस कह देते हैं, और मियोसिस। जब सेल माइटोटिकली डिवाइड करती है तब सेल में क्रोमोसोम का नंबर एज इट रहता है। जितना क्रोमोसोम नंबर सेल में होगा डिवाइड करने से पहले, उतना ही नंबर डिवाइड करने के बाद भी सेल में होगा। ठीक है, क्रोमोसोम का नंबर एज इट इज रहता है। क्लियर। तो एक सेल से दो सेल डिवाइड कर गई, लेकिन क्रोमोसोम नंबर डिवाइड नहीं हुआ, क्रोमोसोम का नंबर एज इट इज रहता है, तो इसे हम माइटोसिस कहते हैं। और माइटोसिस जो है ये जनरली सोमैटिक सेल्स में होता है, सोमैटिक सेल्स में। और इसके साथ साथ आप ये भी बताएंगे कि जो गैमीट्स होते हैं या जो जर्म सेल्स होती हैं वहाँ भी माइटोटिक डिवीज़न होता है ना। आपने पढ़ा है रिडक्शन डिवीज़न, जिसमें क्रोमोसोम का नंबर हाफ होता है, एंड नॉन रिडक्शन डिवीज़न। तो मियोसिस में हमें मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकेंड दो स्टेज देखने को मिलती है। जो मियोसिस फर्स्ट होती है वो माइटोसिस के सिमिलर होती है, इसलिए हम कह सकते हैं कि जो माइटोसिस की प्रोसेस है, जो माइटोसिस है, ये सोमैटिक सेल के साथ साथ जर्म सेल्स में भी होती है। लेकिन अगर हम यहीं पर बात करें मियोसिस सेल डिवीज़न की, तो मियोसिस जो है ये केवल जर्म सेल्स में होता है। मियोसिस कहाँ होता है, ओनली जर्म सेल्स में। जो हमारी गैमीट्स बनते हैं ये मियोसिस के थ्रू बनते हैं, और मियोसिस में क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो जाता है। नाउ अब देखिए आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, एग्जैक्ट क्रोमोसोम डुप्लीकेशन, है ना, क्रोमोसोम का नंबर चेंज नहीं होगा। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज माइटोसिस। क्लियर। तो यहाँ भी आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अर्धसूत्री विभाजन। नाउ नेक्स्ट देखिएगा, निमेटोसाइट्स ऑफ हाइड्रा आर इम्पॉर्टेंट फॉर। हाइड्रा में निमेटोसाइट्स स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती हैं। तो निमेटोसाइट्स जो हैं इनका फंक्शन क्या होता है, पैरालाइजिंग प्रे, टेस्टिंग द वाटर, टेस्टिंग द फूड, या फिर कैचिंग प्रे, है ना। इनका फंक्शन क्या है, हाइड्रा के निमेटोसिस्ट के लिए महत्वपूर्ण है। किसके लिए महत्वपूर्ण है, प्रे को पैरालाइज करने के लिए, या फिर वाटर टेस्टिंग के लिए, या फीडिंग के लिए, है ना, भोजन करना, या फिर शिकार को पकड़ने के लिए। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, पैरालाइजिंग प्रे के लिए। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ये निमेटोसाइट्स जो होती हैं ये एक दंश कोशिकाएं होती हैं जो कि प्रे को पैरालाइज कर देती हैं, प्रे इनएक्टिव हो जाता है, उसके बाद ये प्रे को फीड कर लेते हैं। हाइड्रा की बात करें तो हाइड्रा फाइलम सिलेंट्रेटा से बिलोंग करता है। ठीक है, फाइलम सिलेंट्रेटा से बिलोंग करता है। और आप एक बात याद रखेंगे, हाइड्रा में सबसे फर्स्ट टाइम नर्वस सिस्टम डेवलप होता है। ठीक है, सबसे फर्स्ट टाइम नर्वस सिस्टम डेवलप होता है।
नर्वस सिस्टम। और ये कैसे होते हैं, अपोलर होते हैं। केवल यहाँ पर साइटोन बॉडी प्रेजेंट होती है, एक्सॉन एब्सेंट होते हैं। ये बात इम्पॉर्टेंट है, आप याद रखेंगे। हाइड्रा की लाइफ साइकिल में 2 स्टेजेस देखने को मिलती हैं, पॉलिप एंड मेड्यूसा। ठीक है, मेड्यूसा फ्री स्विमिंग होता है। देखिए यही से क्वेश्चन पूछा जाता है। मेड्यूसा कैसा होता है, अम्ब्रेला लाइक होता है। ठीक है, फ्री स्विमिंग, यह कैसा होता है, फ्री स्विमिंग। और जो पॉलिप है, पॉलिप ये सिलिंड्रिकल होता है और ये फ्री स्विमिंग नहीं करता है। ठीक है, पॉलिप आसेक्सुअली मेड्यूसा प्रोड्यूस करता है। ठीक है, और मेड्यूसा जो है वो सेक्सुअली पॉलिप को प्रोड्यूस करता है। तो ये आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, द डिफिशियंसी ऑफ मैग्नीशियम रिजल्ट्स इन। मैग्नीशियम की कमी से क्या हो जाता है, नन ऑफ दिस, इंटरवेनल क्लोरोसिस, बेल्टिंग ऑफ प्लांट्स, लीफ क्लोरोसिस। बताइए, इनमें से कोई नहीं। इंटरवेनल क्लोरोसिस हो जाता है, या पौधे मुरझा जाते हैं, या फिर पत्ती क्लोरोसिस हो जाता है, या लीफ में क्लोरोसिस हो जाता है। तो बहुत ही नॉर्मल और सिंपल क्वेश्चन है। अगर मैग्नीशियम डिफिशियंसी हो जाती है प्लांट में तो क्या होता है, इंटरवेनल क्लोरोसिस हो जाता है। जो लीफ की ये बेन्स प्रेजेंट होती है, जो इंटर बेन्स ये प्रेजेंट होती है, ये हल्के से येलोइश कलर की दिखने लगती है। ठीक है, यहाँ पर इंटरवेनल क्लोरोसिस हो जाता है। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखेंगे, गैमेटोफिटिक जनरेशन इज डोमिनेंट इन। गैमेटोफिटिक जनरेशन डोमिनेंट कहाँ होती है, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, एंजियोस्पर्म या फिर जिम्नोस्पर्म। तो गैमेटोफिटिक पीढ़ी प्रमुख किस प्लांट में होती है, किस किंगडम, प्लांट किंगडम में। तो अगर हम बात करें यहाँ पर एल्गी की, है ना, एल्गी एंड ब्रायोफाइट्स की, तो यहाँ पर जो इनकी मेन स्टेज होती है जनरेशन की, है ना, वो क्या होती है, अल्टरनेट जनरेशन देखने को मिलता है, गैमेटोफिटिक स्टेज और स्पोरोफिटिक स्टेज। तो स्पोरोफिटिक स्टेज जो होती है वो गैमेटोफिटिक स्टेज पर डिपेंड होती है, इसलिए यहाँ पर गैमेटोफिटिक स्टेज डोमिनेंट होती है। ठीक है, सो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, ब्रायोफाइट्स। क्लियर। ब्रायोफाइट्स को हम जो है आट्रेकियोफाइट्स भी कहते हैं, आट्रेकियोफाइट्स भी कहते हैं, और ये क्रिप्टोगेम्स होते हैं, है ना, यानी कि नॉन फ्लावरिंग प्लांट है। आट्रेकियोफाइट्स मीन्स यहाँ पर जाइलम एंड फ्लोएम एब्सेंट होता है ना, यानी कि यहाँ पर वेसिकुलर बंडल्स एब्सेंट होते हैं। तो ये सारी बातें आप याद रखेंगे रिगार्डिंग ब्रायोफाइट्स। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ब्रायोफाइट्स। नेक्स्ट, अल्ट्रेशन ऑफ जनरेशंस इज अदरवाइज नोन एज। पीढ़ियों के प्रत्यावर्तन को और क्या कहते हैं, इपिजेनेसिस, डायमॉर्फिज्म, बायोजेनेसिस या फिर मेटाजेनेसिस। बताइए, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन को और क्या कहते हैं, तो इसे हम मेटाजेनेसिस कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, मेटाजेनेसिस। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखिए, द लोकोमोटर ऑर्गन ऑफ इकाइनोडर्म्स इज कॉल्ड। इकाइनोडर्म्स के जो लोकोमोटर अंग हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, पैरापोडिया, सीटी, ट्यूफीट, सीडोपोडिया। और सिमिलरली आपको यहाँ दिया गया है पैरापोडिया, सीटी, ट्यूब पैर या फिर सीडोपोडिया। बताइए, अगर हम बात करें इकाइनोडर्म्स की, तो इकाइनोडर्म्स में आप स्टारफिश की बात कर लेते हैं, है ना, स्टारफिश।
तो स्टार फिश कुछ इस तरीके की दिखती है ना, जिसमें 5 आर्म्स होती हैं और ये वेंट्रल डिस्क होती है और ये डॉर्सल डिस्क है और इसके पीछे वेंट्रल डिस्क होती है। वेंट्रल डिस्क पर इसका माउथ प्रेजेंट होता है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है स्टार फिश या इसी को हम स्कैरियसिस कहते हैं, स्कैरिस सॉरी स्टार फिश का आप बताएंगे हमें जूलॉजिकल नेम? स्टेरियस कहते हैं ना, स्टेरियस। तो जो डॉर्सल डिस्क होती है ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिए। जो इसकी डॉर्सल डिस्क होती है यहाँ पर इसका एनस प्रेजेंट होता है और इसकी जो वेंट्रल डिस्क होती है ना, इसके पीछे जो वेंट्रल डिस्क होती है यहाँ पर इसका माउथ प्रेजेंट होता है। तो इसकी 5 आर्म्स होती हैं, यहीं पर पेडिसिलरी लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। और यहीं पर ट्यूब फीट स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती हैं जो कि स्टारफिश के लोकोमोशन में हेल्प करती हैं, ठीक है। जो इकाइनोडर्म्स हैं ये सभी इनवर्टिब्रेट्स हैं। तो यहाँ पर लोकोमोटिव ऑर्गन्स क्या है? दैट इज ऑप्शन नंबर सी, ट्यूब फीट। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखेंगे मैमल्स विच नेवर ड्रिंक्स वाटर इज। एक स्तनधारी जो कभी भी पानी नहीं पीता है वह है श्रिव, कंगारू, कंगारू रैट, स्पाइनी एंड ईटर, ध्रुत, कंगारू, कंगारू चूहा या फिर कांटेदार चींटी खाने वाला, है ना, जिसे हम स्पाइनी एंड ईटर कहते हैं। इसको आप ऐसे याद रखेंगे, स्पाइनी एंड ईटर। तो बताइए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? जनरली ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं तो आप याद रखेंगे कंगारू रैट। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखेंगे सी हेयर इज द कॉमन नेम ऑफ। सी हेयर किसका कॉमन नेम है? इसे हमको समुद्री खरगोश भी कहते हैं। तो किसे कहते हैं? ऑक्टोपस को, सीपिया को, एप्लाइसिया को या फिर डोरिस को। बताइए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? दैट इज ऑप्शन नंबर सी, एप्लेसिया। जो एप्लेसिया है इसी को हम सी हेयर के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट देखेंगे द अर्लीस्ट एंसेस्टर ऑफ हॉर्स फ्रॉम अर्ली इयोसीन पीरियड इज। अच्छा, आपको हॉर्स का एंसेस्टर बताना है, ठीक है। अर्लीस्ट हॉर्स का एंसेस्टर कौन है? जो आपके इयोसीन पीरियड्स हैं इसमें आपको बताना है अर्लीस्ट एंसेस्टर ऑफ हॉर्स। प्रारंभिक इयोसीन से हॉर्स का सबसे प्रारंभिक पूर्वज अवधि क्या है? इयोहिप्पस, मेरीहिप्पस, प्लियोहिप्पस या फिर मायोबिबस तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, मायोबिबस। नेक्स्ट देखिए विच इज द करेक्ट फूड चैन। सही खाद्य श्रृंखला कौन सी है? बैक्टीरिया, ग्रास, रैबिट, वोल्फ, है ना। बैक्टीरिया जो है, जो ग्रास है वो बैक्टीरिया को खाता है, रैबिट घास को खाता है और वोल्फ जो भेड़िया है वो रैबिट को खाता है। या फिर ग्रास को भेड़िया खाता है और डियर वोल्फ को खाता है और बुफेलो डियर को। अच्छा, या फिर जो इंसेक्ट हैं वो ग्रास खाते हैं, जैसे बात करें इंसेक्ट में ग्रासहोपर की, है ना। और जो बर्ड हैं वो इंसेक्ट्स को खाते हैं और जो स्नैक हैं वो बर्ड्स को खाते हैं। या फिर जो स्नैक है वो ग्रास खाता है, घास को, इंसेक्ट स्नैक को खाते हैं, डियर इंसेक्ट खाते हैं। तो अगर आपने इसे ध्यान से पढ़ा होगा तो आई होप आपने आइडेंटिफाई कर लिया है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी, है ना। जो इंसेक्ट हैं वो घास खाएंगे, जो बर्ड्स हैं वो इंसेक्ट को खाएंगे और जो स्नैक हैं वो बर्ड्स को खाएंगे। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। यही यहाँ पर एक फूड चेन करेक्ट दी गई है।
नेक्स्ट देखो, द लोकोमोशन ऑफ स्नैक इज हेल्प्ड बाई। स्नैक किसकी हेल्प से लोकोमोशन कर पाते हैं? रिड्यूज लिम्स, रिप्स ओनली, रिप्स एंड रिड्यूज लिम्स, रिड्यूज रिप्स। बताइए। सांप की गति में मदद मिलती है कम अंगों द्वारा, पसलियों और कम अंगों से, कम पसलियों से या केवल पसलियों से? तो जो स्नैक है ना, जो स्नैक है वो मूव क्यों कर पाता है? ये अपनी रिब्स की हेल्प से मूव कर पाता है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? केवल मसल, केवल जो पसलियाँ हैं या जिन्हें हम रिब्स कहते हैं। ठीक है, ओनली रिब्स। देखिए यहाँ पर ऑप्शन चेंज हो गया है, यहाँ आपका ऑप्शन नंबर बी और यहाँ ऑप्शन नंबर डी, लेकिन ध्यान रखेंगे केवल पसलियाँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। द लीफ लैमिना आर जनरली रिड्यूस्ड इन। जो हमारी ये लीफ है, एक सेकेंड, देखिए ये हमारी लीफ है। जो लीफ का ये वाला पोर्शन होता है इसे हम लीफ लैमिना कहते हैं। ठीक है, तो लीफ लैमिना रिड्यूस किन पत्तियों में होता है? एपिफाइट्स, मीजोफाइट्स, हाइड्रोफाइट्स या फिर जीरोफाइट्स? बताइए। एपिफाइट्स, हाइड्रोफाइट्स, मीजोफाइट्स या फिर जीरोफाइट्स? तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, जीरोफाइट्स। क्योंकि जो लीफ लैमिना होता है ना, जो लीफ लैमिना है, यहाँ लीफ लैमिना पर स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं, लेकिन जो डेजर्ट एरिया में प्लांट्स होते हैं इनकी लीफ में स्टोमेटा एब्सेंट होते हैं। ठीक है, या आप कह सकते हैं जो है बहुत ज़्यादा रिड्यूस फॉर्म में होते हैं, इसलिए जो इनका लैमिना है वो रिड्यूस होता है। सो करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। व्हाट अमाउंट ऑफ ब्लड इज इजेक्टेड बाई वेंट्रिकल पर मिनट? अच्छा, जो वेंट्रिकल है ना, निलय द्वारा कितनी मात्रा में रक्त बाहर निकाला जाता है प्रति मिनट? हमारा हार्ट 4 चैम्बर्ड है ना। लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट ऑरिकल एंड राइट वेंट्रिकल। तो जो वेंट्रिकल्स हैं है ना, बोथ वेंट्रिकल्स की बात हो रही है। जो ये वेंट्रिकल्स हैं ये पर मिनट में कितना ब्लड पंप करते हैं? 2 लीटर, 15 लीटर, 10 लीटर, 5 लीटर? बताइए। तो जो हमारा राइट वेंट्रिकल है ना, राइट वेंट्रिकल सिस्टमिक एओर्टा को ब्लड पंप करता है और राइट वेंट्रिकल में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। जो लेफ्ट वेंट्रिकल है इसमें लेफ्ट ऑरिकल से ब्लड आता है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ठीक है, इसमें कैसा होता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। तो ये पर मिनट में कितना ब्लड पंप कर पाता है? 5 लीटर्स। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 5 लीटर पर मिनट। ओके, सो डियर पेरेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और रेस्ट आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व करें और हो सके तो आप क्वेश्चंस को नोट करके सॉल्व करें। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और आप बताना, आज मैं फ़र्स्ट टाइम दोनों लैंग्वेज में क्लास करवाई है, आप बताना आपके लिए ये ठीक है? आप इसी तरीके से प्रिपरेशन करेंगे या फिर आपको एक ही लैंग्वेज में चाहिए, हिंदी या इंग्लिश? आपको जैसे क्वेश्चन सॉल्व करने में कंफर्ट फील होता है हम आपके लिए वैसे ही क्वेश्चन लेकर आएंगे और जितनी हो सकेगी उतनी ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस कराएंगे। ये अभी हमने सारे क्वेश्चन बायोलॉजी के इंक्लूड किए थे, है ना, जिसमें आपको जूलॉजी एंड बॉटनी दोनों के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। इसके साथ साथ जो आपका बीएड का एग्ज़ाम है, बीएड 2024, उन एस्पायरेंट्स के लिए यहाँ पर हम फिजिक्स
एंड केमिस्ट्री के क्वेश्चंस को भी इंक्लूड करेंगे। तो जितने यहाँ पर बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम देने वाले एस्पायरेंट्स हैं वो सभी लोग इन क्लासेस को ज़रूर ज्वाइन करें, उनका बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है, उन्हें बहुत ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने का चांस मिलेगा। चलिए, थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और आपका जितना बेहतरीन रिस्पॉन्स रहेगा उतना ही बेहतरीन हम आपके लिए क्वेश्चंस और कराएंगे। चलिए, आप ये ज़रूर बताना बाई लैंग्वेज जो हमने बोर्ड चूज़ किया है ना, हिंदी और इंग्लिश, ये आपके लिए कितना बेनिफिट हो रहा है। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच एवरीवन।